बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थीम नंबर 10 करेंगे। स्पेशली इस थीम के लिए स्टूडेंट्स आप अपने कान दिमाग खोल कर बैठें। अब ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि स्टूडेंट ये आपका थीम सुनने वाला है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो आपकी जो अपकमिंग असाइनमेंट है, आपका जो सब्जेक्टिव आता है पेपर में, वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली आपके पेपर में ये थ्योरी नहीं आती, बल्कि कुछ स्नैरियो क्रिएट करके आते हैं। तो उन स्नैरियो को समझने के लिए आज के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि एक बिज़नेस आइडिया शुरू में बिल्कुल रॉ हालत में होता है। चाहे ये आइडिया हमारी रोज़मर्रा की रूटीन से ही क्यों ना आया हो, या इन मसाइल से जो हम माशरे के अंदर देखते हैं, या फिर इन लोगों की इन ज़रूरतों से जो अभी तक पूरी ही नहीं हुई। हर हालत के अंदर हमारा जो आइडिया होता है वो क्या होता है, एक रॉ फॉर्म के अंदर ही होता है। तो आपने याद रखना है, एक जो आइडिया होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। चाहे वो आपकी डेली रूटीन से आ रहा हो, चाहे फिर वो आपको जो मसाइल पेश हैं उनसे आ रहा हो, या फिर ऐसी चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत होती हैं। ये अनमिट का मतलब ही ये होता है जैसे हमारी ऐसी ज़रूरियात जो पूरी नहीं हो रही ठीक तरह से, जैसे अब हमारी जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, एनर्जी इश्यूज़ हैं, ट्रैवलिंग, फूड एंड मैनी अदर्स। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब होता क्या है कि जब आप एक कारोबारी अपॉर्चुनिटी पहचानते हैं तो अपने जहन में एक बिल्कुल रॉ सा आइडिया या फिर एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो अगला सबसे पहला जो हमारे पास मरहला होता है वो उसको रिफाइन करना होता है। तो याद रखें कि जब भी आप अपनी कोई भी रफ से आइडिया को बनाते हैं, चाहे वो आपकी सोर्स एलोकेशन के अकॉर्डिंग हो या फिर आपका कोई भी जो आपके जहन के अंदर चीज़ आ रही होती है ना, तो उसका सबसे पहला जो आपके पास स्टेप होता है कि आप उस बिजनेस आइडिया को क्या करें, आप उस बिजनेस आइडिया को रिफाइन करें। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि शुरू में हमारे पास तमाम के तमाम सोर्सेज मौजूद हों। हमें अपनी जो थिंकिंग होती है उसको मटेरियलाइज बनाने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे जो ख्वाब होते हैं हमें उन्हें पूरा करने के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो यू मे फाइंड हेल्प फ्रॉम इमीडिएट फैमिली। तो हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से हेल्प मिल जाए, दूसरे इन्वेस्टर से या ओपन मार्केट से हेल्प मिल जाए। तो हर सूरत में हमें अपने बिजनेस आइडिया एक बहुत ही मीनिंगफुल प्लस ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड अंदाज के अंदर लेकर चलना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हर कंडीशन के अंदर हमें अपने आइडिया को मीनिंगफुल, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर लेकर चलना पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें किसी भी बिजनेस आइडिया की जान होती हैं। लेकिन हमें वो तरीके चाहिए। देखें, अब आइडियाज़ जो होते हैं वो तो पेश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, कि हम किस तरह से अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम किस वे में करें, हम लिख के करें या फिर हम उसे अट्रैक्टिव बनाकर करें। लेकिन जो भी आइडिया हम सिलेक्ट करें वो हमारे लिए आसान हो, समझने में हमें सहूलत देता हो और बहुत स्मूथ और प्रेजेंटेबल हो। तो होप सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसमें याद क्या करना था, सिर्फ ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने किया है ना, ये 2 लाइनें आपने याद करनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है। इसको हम कहते हैं नीड अप्रोच बेनिफिट कंपटीशन। क्या कहते हैं हम? नीड अप्रोच बेनिफिट्स कंपटीशन। तो MCQ आपका इंपॉर्टेंट है कि NABC स्टैंड फॉर नीड अप्रोच बेनिफिट कंपटीशन। तो ये हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो हमारे आइडिया को एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क के अंदर देने में हेल्प करता है। इसे थोड़ा सा मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं हम स्क्रीन को। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ये फ्रेमवर्क होता क्यों है। ये फ्रेमवर्क हमारे आइडिया को एक बेटर स्ट्रक्चर देने के लिए होता है, ताकि हम अपने बिजनेस आइडिया को एक वेल स्ट्रक्चर्ड के अंदर, एक वेल स्ट्रक्चर अप्रोच के अंदर या फ्रेमवर्क के अंदर प्रेजेंट कर सकें। तो हमारा जो NABC था वो कहाँ से ओरिजिनेटेड था? वो हमारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ओरिजिनेटेड था। अब हमारी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी इसने इसे पेश किया। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं और स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके सामने अपने बिजनेस आइडिया की जो हमारे पास इफ़ेक्टिव पिचिंग होती है, यानी अपने आइडिया को बेचना, बहुत ज़्यादा नाजुक और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है।
क्योंकि हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं वही डिपेंड करता है कि हमारा आइडिया बिकेगा या नहीं बिकेगा। बिल्कुल इस तरह जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि किसी प्रोजेक्ट की जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वो कंपनी विन करती है जिसने बहुत अच्छे तरीके से अपने आइडिया को या अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया हो। तो बिल्कुल हमारी यही एग्जाम्पल यहाँ पर फिट होती है। तो अब होता क्या है कि इसीलिए आइडिया एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन ही जो हमारे स्टेक होल्डर तक पहुंचने के लिए एक आइडियल तरीका है। तो याद रखें कि एक स्टेक होल्डर तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास आइडियल तरीका है वो क्या है, वेरी स्मार्ट प्रेजेंटेशन, कि हम बहुत स्मार्टली अगर प्रेजेंट करते हैं अपने आइडिया को। तो स्टैनफोर्ड जो हमारे पास इंस्टीट्यूट था NABC, उसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से करता है कि एक अहम क्लाइंट या मार्केट के अंदर जो हमारी ज़रूरत होती है, जैसे एक हमारे पास अप्रोच के ज़रिए उसे हल किया जा सकता है जिसमें हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हो और उसका जो कंपटीशन है उसको हम करवा सकें। तो ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। खैर इसको याद तो आपने नहीं करना, लेकिन ये है कि जब भी हम किसी क्लाइंट और मार्केट के अंदर अपने आइडिया को बहुत ज़्यादा मकबूल करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि वो हमारे जो क्लाइंट है उसकी नीड को पूरा करता हो, दूसरा कि उसकी जो अप्रोच है वो यूनिक होनी चाहिए, और तीसरा कि अगर हम उसके अल्टरनेटिव को अपने जो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली देखें तो वो उनको compete करने के भी काबिल हो, तो तभी चीज़ हमारी आगे जाती है ना। देखिए जब भी हम कोई भी नया प्रेजेंटेशन देते हैं या अपने प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी हम ओवरव्यू देते हैं तो वहाँ एक इंसान तो नहीं होता ना ही वहाँ पर एक कंपनी होती है, तो डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो बेटर तरीके से क्लाइंट की ज़रूरत को पूरा करता होता है, उसकी अप्रोच यूनिक होती है और वो जो तमाम कंपनियां बेट लगा रही होती हैं उनसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो वही विन करता है। तो यही हमारे स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिफ़ाइन किया था। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है रियल लाइफ की। फ़र्ज़ करें कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में बैठे हुए हैं और लंच का टाइम है और आपको भूख भी लगी हुई है, तो थोड़ा सा सोचने के बाद आप फैसला करते हैं कि करीबी टक शॉप पर जाया जाए, एक ऐसी जगह जहां आपको जो खाने की प्राइस है वो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और आपको ये भी हो कि मुझे दूर भी ना जाना पड़े ज़्यादा, यानी कि दूसरी मार्केट में ख्वार होने से बच सकें ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। और जो हमारे पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें थकन भी ना हो, ठीक है। तो अब आपके पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो ये कि अपनी इस सोच, अपनी एनालिसिस और डिसीजन को एक मुकम्मल प्रोसीजर्स के अंदर लेकर आएं, यानी खाने का मुनासिब वक्त, हमारी जो जल्दी सस्ता ऑप्शन ढूंढना, और इसके साथ साथ और जो तमाम चीज़ें ना हमने ऊपर पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा था नीड, अप्रोच और B स्टैंड फॉर बेनिफिट एंड कंपटीशन, तो इन चारों को एक साथ मिलाता हो, ठीक है। तो आपने कोई ऐसी अप्रोच ढूंढनी है या फिर इस बेस पर, इन चारों के बेस पर कोई भी डिसीजन लेना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है ना, ऐसा ही आपकी असाइनमेंट के अंदर भी आना है और ऐसे ही आपके पेपर में भी कोई सिनेरियो बन के आ जाना है। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट में की जाने वाली नीड, अप्रोच, बेनिफिट और कंपटीशन को हमेशा मद्देनज़र रख कर अपने आइडिया को बिल्कुल सही तरीके से रिफाइंड और स्ट्रक्चर करना होता है। इन चारों आइडियाज़ को, जो हमारे चारों पार्ट्स हैं ना, नीड, अप्रोच, बेनिफिट, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से अगर वो मैनेज करते हैं तो वो बहुत हाईली गोल्स हासिल कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये जो चारों आइडियाज़ हैं वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ पर ये MCQ आपका इंपॉर्टेंट है कि NBC कंपोनेंट्स आर कलेक्टिवली कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस आइडिया पिचिंग मार्केट, पिचिंग सीक्वेंस एंड कंटेंट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है। नीड के अंदर हम क्या देखते हैं, जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है। अप्रोच के अंदर हम क्या देखते हैं, वो जो टूल होते हैं, हमारे प्लान्स होते हैं। बेनिफिट्स के अंदर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट, नीड, फुलफिलमेंट एंड कंपटीशन के अंदर कंपेटिटर एंड इंडस्ट्री डायनेमिक्स। तो ये इंतहा की इंपॉर्टेंट आपकी MCQ है। आपसे इसी तरह पूछा जाता है कि नीड के अंदर आप किस चीज़ को एड्रेस करते हैं, तो सिर्फ हम एक्चुअल प्रॉब्लम और कंसिडरेशन को देख रहे होते हैं। अप्रोच के अंदर आप क्या देख रहे होते हैं, हम टूल्स, स्ट्रेटजी और प्लान्स को देख रहे होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है नीड। तो पहला MCQ तो यही है कि हमारी जो
NABC जो थ्योरी थी उसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या था? तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट था हमारे पास नीड में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो कस्टमर है या फिर हमारा जो मार्केट है वो है कैसी, मतलब हमें उसकी पहचान करनी होती है। जैसे हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना ज़रूरी होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस में मार्केट ज़िंदा रह सकती है या फिर ग्रो कर सकती है। अब देखिए ना, आपने एक शॉप बना ली है लेकिन आप वहाँ पर तो कुछ डाल ही नहीं रहे, ना ही आपने वहाँ पर कोई सामान रखा है, ना ही आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या वो आपके सस्टेन कर सकती है या फिर ग्रो कर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ को आप याद रखें। हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को रिमेंबर करना कि एनी सर्विस गुड कैन सस्टेन ग्रो सर्वाइवल दोज मार्केट एग्जिस्ट इन इट्स कस्टमर एंड देयर डिमांड। तो जिसके कस्टमर्स भी हों और जिसकी डिमांड भी हो। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे आप अगर गांव के अंदर जो बहुत बैकवर्ड गांव है पाकिस्तान का, वहाँ पर अगर आप कोई भी अच्छा सा पिज़्ज़ा शॉप खोल लेते हैं तो आपको क्या लगता है, आपका कारोबार कामयाब होगा? वहाँ पर तो लोग पहले ही अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है, हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम कस्टमर की कौन सी ज़रूरियात को पूरा करना चाह रहे हैं। और हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये ज़रूरत बड़ी मार्केट की होनी चाहिए, यानी कि सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब भी हम कारोबार करें छोटा कारोबार ना करें, लेकिन इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि हमारी जो नीड है वो एक लार्ज इनफ मार्केट को डिफाइन कर रही हो, जिसका क्या है, विच कैन ऑफर सस्टेनेबल मार्केट ग्रोथ, जो हमारी सस्टेनेबल मार्केट ग्रोथ को बना सकती हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सर्दी आती है और आप एक सूप की छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, तो वो तो हमारी नीड को भी पूरा कर रही है, लेकिन वो एक लार्ज मार्केट तो नहीं है। इसकी बजाय अगर आप एक ड्राई फ्रूट्स वाली एक अच्छी वाली अगर आप अपना वेंचर खोल लेते हैं तो वो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, और इसका ये भी चांसेस हैं कि वो आपकी बड़ी मार्केट को टारगेट कर सकता है। तो इसी तरह से छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ हम इन चीज़ों को समझें तो हमारे लिए आसान हो जाता है। अब एक और चीज़ जो हमारे लिए बहुत अहम होती है कि ज़रूरत की पहचान करते वक्त हमें जो हमारे अथेंटिक फैक्ट बेस्ड एविडेंस होते हैं उनको देखना चाहिए। जब भी हम किसी भी ज़रूरत को देख रहे होते हैं तो हमारी जो मेन फोकस होता है वो किस पर होना चाहिए, हमारे अथेंटिक, ये देखिए, एन अथेंटिक बेस्ड एविडेंस। और ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये हमारे केस को मजबूत करते हैं। तो स्टूडेंट, ये एमसीक्यू आपने याद करना है कि जब भी आप नीड की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो आपको अपना केस किसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए, एक अथेंटिक फैक्ट्स बेस्ड एविडेंस के ऊपर। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो कोई भी सर्वे हो सकता है, वो कोई स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हो सकती है, मार्केट रिसर्च हो सकती है, या कॉन्क्रीटेड ऑब्जर्वेशन हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे ये पूछा जा सकता है कि अथेंटिक फैक्ट बेस मीन्स, अथेंटिक फैक्ट बेस का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हो, जो हमारे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कह लें या फिर हमारा जो तज्जिया है एनालिसिस के बेस पर हो। अब ये क्या करता है, विच आर्ग्यू द पर्टिकुलर नीड अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इन द मार्केट, तो जिससे हमें वाज़े तौर पर पता चलता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसकी मार्केट के अंदर जगह भी होती है। तो क्लियरली पिन पॉइंटिंग द नीड, इट्स मार्केट साइज, सस्टेनेबिलिटी पोटेंशियल एंड इट्स साइंटिफिक एविडेंस एट द बेस ऑफ पैरामीटर। तो क्या होता है कि अगर हमने तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, उसका साइज़, मार्केट का साइज़, उसका जो सस्टेनेबिलिटी पोटेंशियल है, उसके साइंटिफिक एविडेंस हैं, और जो भी बेसिक हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनको हमने तैयार किया हुआ है, तो जब हम पोटेंशियल स्टेक होल्डर के सामने अपने बिजनेस आइडिया को रखते हैं तो उसको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये भी बन जाता है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स, आप अथेंटिक फैक्ट बेस्ड एविडेंस बनाते क्यों हैं? ताकि आपको पोटेंशियल स्टेक होल्डर के सामने अपने आर्ग्यूमेंट को कन्विंस करना ज़्यादा आसान हो। नेक्स्ट हमारे पास है अप्रोच। जब हम नीड को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं तो अगला फेज हमारे पास अप्रोच का होता है। अप्रोच के अंदर हम कोई ऐसा तरीका फाइनल करते हैं जिससे उस ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। पहले हमने ये डिफ़ाइन कर लिया ना, फॉर एग्जांपल हम एक बिल्कुल हमारे पास मिड सा सीज़न है तो हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि भाई मैं कॉटन बेस्ड ड्रेसेस लूँ या फिर मैं जो हमारे पास सर्दी का स्टफ़ होता है वो लूँ। तो आपने इस चीज़ पर पूरी रिसर्च कर ली कि आगे मतलब कितना मौसम चलेगा, सर्दी का या गर्मी का, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने देख लिया कि अब मुझे
मेरी सोच क्या है या मेरी ज़रूरत क्या है। तो अब नीड जब हम अप्रोच पे आते हैं ना, तो हमने इस चीज़ को फाइनल करना होता है कि ज़्यादा बेस्टली कौन सा ऑप्शन है जिसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसमें हम वो टूल्स यूज़ करते हैं, फिर हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे मैकेनिज्म प्लान, जो जो चीज़ें हमने अपनी नीड के अंदर चीज़ें देखी होती है ना, हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये एमसीक्यू आप याद कर लें कि अप्रोच के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं हम, प्लान, मैकेनिज्म, या जो भी चीज़ें हमारी नीड को फुलफिल कर रही हों। और बेनिफिट्स के अंदर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स की ज़रूरत और अप्रोच के बाद अब टाइम है हमारे स्टेक होल्डर्स को इस आइडिया के बेनिफिट्स बताने का। तो हमारी जो आपका फ़ायदा है या फिर पैकेज है वो बिल्कुल अनोखा होना चाहिए। जो आपने चीज़ बनाई है अगर वो यूनिक होगी तभी तो वो मार्केट के अंदर उसे पुश मिलेगा, तभी तो मार्केट या फिर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने यूनिक करना है, समथिंग डिफरेंट करना है। तो फिर कम से कम इस मार्केट में मौजूद लोगों की ऑफर्स के करीब तर होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप कुछ बिल्कुल ही अनोखा कर दे जिसकी मार्केट के अंदर कोई डिमांड ही ना हो। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि मार्केट के अंदर उसका जिक्र हो रहा हो। बिल्कुल आपने अनोखा काम नहीं कर देना जो बिल्कुल ही अलग हो, मार्केट में जब वो आए तो लोगों को लगे ये तो बिल्कुल बेकार है। और जो इसके बाद हमारे पास अहम चीज़ है कि वही चीज़ हो जो तुम्हें मार्केट के बाकी खिलाड़ियों से मुख्तलिफ बनाए, यानी कि हमारी जो यहाँ पर देखें जो वर्ड यूज़ हुआ है, पॉइंट टू डिफरेंस ऑफ द अदर प्लेयर्स, दूसरे जो काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंटली हिट करो आप। अब आमतौर पर हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो एक ही वक्त में तीन चीज़ें चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी और बेहतर प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चाहते हैं तीन चीज़ों में? कस्टमर लो कॉस्ट चाहते हैं, हाई इकोनॉमिकल क्वालिटी चाहते हैं, और हमारी जो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को चाहते हैं। एंड सिम्युलेटेनियसली, और इसके साथ साथ क्या होता है कि वो simultaneously and you need to give them reason to switch the offer and leave previous one if। हाँ जी, तो आपने उनको ना रीज़न देनी होती है कि वो पीछे वाली चीज़ को क्यों छोड़ें, क्यों आपका जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट क्यों है। तो आपका जो बेनिफिट है, मतलब आपने उनको ये बताना होता है कि तुम्हारे फ़ायदे इतने ज़बरदस्त होने चाहिए कि सॉरी अगेन आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए श्योर करना होता है कि योर बेनिफिट्स मस्ट बी सस्टेनेबल। आपके बेनिफिट्स इतने सस्टेनेबल होने चाहिए कि आप मार्केट की जंग जीत सको। और ये याद रखना कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका हिस्सा हमारी जीत या हार की वजह बन सकता है। तो अगेन वही चीज़ आपको बताई गई है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपटीशन। तो कंपटीशन क्या होता है कि अब हमने इन तीनों चीज़ों को देख लिया, हमने रिफाइन भी कर लिया, हमने सोच भी लिया, हमने ये भी देख लिया कि हमें चाहिए क्या या लेना क्या है। तो अब बात आती है हमारे मुकाबले की। नया स्टार्टअप या नए एंटरप्रेन्योर की जो सबसे बड़ा उन्हें डिलेमा होता है वो ये होती है कि वो अपनी अप्रोच पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और जो उनके प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट सेंट्रलाइज हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि एक नए स्टार्टअप या फिर नोवल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो अपनी बिजनेस अप्रोच के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेंट्रलाइज हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं अपने मार्केट के कंपटीशन को। हम लोग अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़ा चढ़ाकर यानी कि इतना एग्जैजरेट करते हैं लेकिन दूसरों के प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमें अपनी अप्रोच खुद पर मतलब होते हैं ना कि हमारी जो भी अप्रोच है उसे हमें क्रिटिकली होकर देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मुकाबला हमारे आइडिया को कैसे मुतासिर कर सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि हम किसी को बुरा कहें या किसी के प्रोडक्ट के अंदर से खामियां निकालें और इस तरह से अपनी प्रोडक्ट को हाई पर करें या ज़्यादा अच्छा करें, तो इससे बेहतर है कि हम इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, इतनी अच्छी हम उसकी प्रेजेंटेशन करें कि हमें एग्जैजरेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही ना हो। तो सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम क्रिटिकली अपनी अप्रोच को देखें और ये देखें कि ये जो कंपटीशन है हमारी अप्रोच को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है। वो कहते हैं ना कि अपने गिरेबान के अंदर झांके। तो तुम्हें यू विल नीड द एलेबोरेट हाउ कंपटीशन कैन इफेक्ट। हाँ जी, तो हमें अपनी मौजूदा हमारे जो पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं उनकी तफसीलात भी ठीक ठाक पेश करनी होती हैं। हमें ये भी बताना होता है कि हम इस कंपेटिटर से कैसे बेहतर हैं,
बस हमें इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। वो क्या होंगे कि हु आर योर कंपेटिटर्स, कि आपके कंपेटिटर्स कौन हैं, या आप क्या करोगे, कैसे करोगे, और इसके जो आप करने जा रहे हो उसके फ़ायदे क्या होंगे, और ये कि आपके जो भी हरीफ हैं वो कौन है। और अगर हमने नीड पर भी रिसर्च करके उसका जो भी तरीकाकार था उसे ढूंढ लिया है, और हमने शानदार अप्रोच भी बना ली है, फ़ायदे भी अच्छे खासे बता दिए हैं, लेकिन कंपटीशन को बस आधे अधूरे यानी कि हाफ हार्टेडली अलाइन किया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास मालूमात अधूरी हैं, और फिर हम अपने आइडिया को कभी अच्छी पिच नहीं या पिच पर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि आप चाहे सब कुछ अच्छे से कर लें, लेकिन अगर आपने अपना जो कंपटीशन है उसे सीरियसली नहीं लिया या हाफ हार्टेडली लिया है, तो ये जो चीज़ है आपको डाउन कर सकती है। तो दिस नोशन से, तो ये नोशन क्या कहता है, यू हैव अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है, जब आप कंपटीशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे या हर सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो हर कोई यही कहेगा ना कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिर क्या होता है कि जो हमने चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं वो तो एज इट इज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट ही है। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पर जो एग्जांपल है वो अयूबा की है। यहाँ पर बेसिकली यही है कि उन्होंने अपने सफ़र के लिए ट्रैवलिंग की ज़रूरत को कैसे पहचाना और उसे कैसे हल किया। तो जो हमारे पास यूबर था, उसने कामयाबी से एक ऐसी मार्केट पहचानी जिसके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं थी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जो हमारे पास लो क्वालिटी समझते थे। तो देखें अब क्या हुआ, उसकी जो नीड थी वो क्या था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कामयाबी से एक ऐसी मार्केट को सेट किया या पहचाना जिसके पास अपनी गाड़ियाँ है ही नहीं, और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी लो क्वालिटी समझते हैं। तो नीड तो हमारे पास ये थी। अब इसकी अप्रोच क्या है कि अब का जो मकसद है, इन्हें एक सस्ती, काबिल एतमाद और क्वालिटी की जो ट्रांसपोर्ट है वो देना था। तो इन्होंने अप्रोच को भी पहचान लिया। इन्होंने एक मुनफरद और बहुत स्टेट ऑफ आर्ट अप्रोच इस्तेमाल की। इन्होंने क्या किया कि एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया ताकि मार्केट की मुख्तलिफ फोर्सेस को आपस में जोड़ सकें। ये ऐप एक जदीद टूल के तौर पर कस्टमर्स की, जो हमारे पास कंपेटिटर्स होते हैं या फिर हमारे ड्राइवर्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, हमारे ड्राइवर्स होते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और वो कमाना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी जैसे हमारे पास जो अबर है वो खुद है, उनको आपस के अंदर जोड़ती है। तो क्या किया उसने, कस्टमर ऐप पर वो लोकेशन डाल देते हैं, ऐप वो कॉल ड्राइवर तक पहुंचती है जो भी हमारे पास होता है, और जो हमारा ड्राइवर होता है वो राइड मुकम्मल करके कस्टमर से बराह रास्त पैसे ले लेता है। तो देखिए कितनी जो हमारे पास ज़बरदस्त चीज़ है कि अबर के पास गाड़ियाँ तो नहीं थी, और ना उसे ये भी लगता था कि जो लोग हैं उनके लिए इतना ज़्यादा उन्हें फिजिबल नहीं लगता पब्लिक जो हमारे पास सर्विसेज होती हैं उनको यूज़ करना। तो पहले तो उसने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसने ये कहा कि अब वो एक अलग सी गाड़ियाँ तो नहीं बना सकता इतनी ज़्यादा, लेकिन वो ये कर सकता है कि वो एक यूनिकली एक ऐसी ऐप बना दे जिसमें कस्टमर को उनके एक्सेस दे दे, जहाँ पर जिन लोगों के पास भी पर्सनल गाड़ियाँ हैं या ड्राइवर्स हैं या कैप्टन्स हैं, उनको वहाँ पर बुक किया जाए, उनको वहाँ पर डाला जाए, और उनका जो डेटा है वो दे दिया जाए कस्टमर को, ताकि जब भी किसी ने अपनी पर्सनल राइड बुक करनी हो तो ईजीली वहाँ से कर सके और उसको पेमेंट दे, और जो भी हमारी ऐप का या आपकी ऐप का या अबर की ऐप का कमीशन बनता है वो उसे हासिल कर ले। तो अब उसे फ़ायदा क्या होता है, अभी हमने डिस्कस भी कर लिया कि उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, उसके लिए अफोर्डेबल हो जाता है, और उसने जो सर्विस है वो भी बड़ी हाई क्वालिटी दे दी। तो जब हम इस तरह जो कंपैरिजन करते हैं कि हमारी जो रवायती टैक्सियाँ हैं जो महंगी हैं और लो क्वालिटी हैं, या बसें हैं जो सस्ती तो हैं लेकिन लो क्वालिटी हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो कस्टमर है उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और अगर हम उसका जो हमारा रेंट है उसको कैलकुलेट करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ट्रांसपेरेंट और मयारी होता है। और कंपटीशन क्या है कि अबर ने अपनी जो कंपेटिटर्स थे उनको काबिल एतमाद, बेहतर, सस्ती और तेज़ सर्विस देकर अपने जो भी उनका कंपटीशन था उनको पीछे छोड़ दिया। तो स्टूडेंट यही चीज़ें आनी है आपके पेपर में, यही आपसे कहा जाएगा, एक छोटा सा ना सिनेरियो बना के दे दिया जाएगा। जिस तरह अब तो इन्होंने हल बता दिया ना, उन्होंने कहना है कि इस तरह से ना गाड़ियाँ अच्छी भी नहीं हैं और पैसे भी नहीं है उसके पास कि वो अपनी गाड़ियाँ खरीद सके, लो हाई क्वालिटी, और कस्टमर को चाहिए भी, तो वो क्या करे। तो फिर आपने ये जो बातें हमने ऊपर पढ़ ली है ना, आपने यही बातें अपने एग्जाम के अंदर लिख कर आ जानी है। बिजनेस मॉडल कैनवस, तो बिजनेस मॉडल कैनवस बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब भी हम अपने NABC के थ्रू अपने बिजनेस को रिफाइन कर लेते हैं तो हमारा जो अगला कदम होता है या अगला स्टेप होता है वो बिजनेस मॉडल कैनवस बनाना होता है, ताकि हम अपने आइडिया को और भी ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकें। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो वो एक सिंपल सा है। देखें, जिस तरह एक आर्टिस्ट अपनी ख्यालात को ड्रॉ करने और रंगों और लकीरों से एक मास्टरपीस बनाने के लिए कैनवस या खाली कागज़ इस्तेमाल करता है, बिल्कुल इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए कैनवस मॉडल बनाता है। अब देखिए, हमारा NABC और जो बिजनेस मॉडल कैनवस है, दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि NABC हमारे आइडिया को एक स्ट्रक्चर देता है। और स्ट्रक्चर देता क्यों है? ताकि हम बिजनेस मॉडल कैनवस को एक डिटेल्ड पिक्चर के तौर पर बना सकें। बस यही आप समझें कि हमारे जो खाली कागज़ है, हमारे ब्रशेज़ हैं, या हमारी जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, आई डोंट नो क्या क्या चाहिए होता है, तो वो तमाम चीज़ें हमारी NABC हैं। और जब हम उनको यूज़ करके एक प्यारी सी ड्राइंग बना लेते हैं, तो वो हमारा क्या है? बिजनेस कैनवस मॉडल है। और इन तमाम चीज़ों को आपने नहीं करना, इनको बस आपने कट कर देना है। अगर पढ़ना चाहें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट के टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज एक्सीडेड 200 मिलियन विद द वीमेन अबाउट 49। तो पाकिस्तान की जो आबादी है वो 200 मिलियन है, जबकि जो हमारी वीमेंस है वो 49% है। तो देयर आर 32 मिलियन हाउस होल्ड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर 32 मिलियन जो घर हैं, अबाउट 24% आर द पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स, जबकि जो 24% हमारी औरतें हैं वो वर्क फोर्स का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये तो आपके MCQ है। अब ऊपर क्या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर एंड नीड मार्केट। नीड मार्केट और कस्टमर की हमें नीड क्यों होती है? तो देखें, घर की दहलीज पर यानी कि डोर स्टेप पर सस्ते दामों की कटी हुई और ताज़ा सब्जियों का ना मिलना घर वालों के लिए भी एक मसला होता है। देखिए ना, अब पाकिस्तान में तो खैर इतना नहीं है, लेकिन अगर हम बाहर देखें तो औरतें भी जॉब करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर रोज़ वो बाहर का खाना भी नहीं खा सकते। तो इस को एड्रेस करने के लिए हमारे जो यूरोप है उसमें ये चीज़ें हैं कि कटी हुई सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश जो उनके पास सब्जियां होती हैं वो डिलीवर की जाती हैं। तो इस ज़रूरत को देखते हुए क्या करती हैं कि औरतें एक सब्ज़ी बेचना शुरू कर देती हैं। तो इसकी अगर हम देखें कि ख़ास तौर पर नौकरी पेशा जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए सब्ज़ी खरीदना और काटना एक बड़ा मसला था। तो अगर यही एक काम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर ले या कोई भी एक छोटा सा बिजनेस कर ले, तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक बन जाती है ना, एक अप्रोच तो बन जाती है ना। तो ये हमारे पास नीड है। अब ज़रूरत क्या है कि हमें ना सब्जियां चाहिए उन औरतों के लिए या उन घरों के लिए जो इतनी मेहनत नहीं कर सकते या जिनके पास ये टाइम नहीं होता। तो अब इस अप्रोच को हमने किस तरह से हमने पहचाना, या फिर एक अनोखी अप्रोच क्या बनाई कि एक साइकिल वाले मोबाइल जो हमारे पास है ना, साइकिल वाली जो मोबाइल आउटलेट होती है, जैसे आपने अपनी देखा होगा ना, जो आइसक्रीम बेच रहे होते हैं ना, वो टू 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 की जो आवाज़ आती है, बिल्कुल वो वाली, तो उसे हम कहते हैं बाईसाइकिल बेस्ड मोबाइल आउटलेट। तो क्या करता है वो, जिसमें सब्जियों का सारा दिन ताज़ा रखने के लिए वो कूल बॉक्स बनाता है, जो पूरी ताज़ा सब्जियां, कटी हुई सब्जियां और जो उनके पास उबली हुई यानी कि फ्रेश बॉयल्ड सब्जियां होती हैं उनको ऑफर करता है। अब आउटलेट का जो ब्रांड नेम है वो वेजी फ्रेश रख देता है। उसे एक वेबसाइट सपोर्ट करती है जहां पर वर्किंग वीमेंस दरवाजे पर अपनी 24 आवर डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकती हैं। और ये एक जो हमारी आउटलेट से शुरू होकर एक पूरी चेन बन सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी जैसे आइसक्रीम्स वगैरह होती थी पहले, तो उनकी एक स्पेशल किस्म की फ्रेंचाइजी हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने एक बिजनेस ये बनाया कि छोटी छोटी उनको बाईसाइकिल आउटलेट ले दी और उसके अंदर एक कूल सिस्टम यानी कि कूल बॉक्स रख दिया। आपने भी अगर बचपन में गली से वो आइसक्रीम लेकर खाई हो तो आपको पता होगा इस चीज़ का। और उसके अंदर उन्होंने एक कूल बॉक्स रख दिया जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट वैरायटी रख दी, कटी हुई सब्जियां, फ्रेश सब्जियां और उबली हुई ताज़ा सब्जियां। तो उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया, वेजी फ्रेश। तो अब उन्होंने उनके पास बेनिफिट्स क्या हुए, उनको वर्किंग वुमेंस को सारा दिन ताज़ा और साफ़ सब्जियां मिलना मुश्किल था, तो वो मसला हल हो गया। और घर के दहलीज पर कटी हुई उबली हुई जो शक्ल में सब्जियां मिल जाती हैं और मार्केट में जो कम प्राइस पर होती है। सबसे बेहतर ये है कि मार्केट के अंदर वही चीज़ थोड़ी सी महंगी मिल रही थी लेकिन उनको थोड़ी सी सस्ती मिल गई है। और
वही जो उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी उन्हें अपने डोर स्टेप पर ही मिल गया। तो ये बेनिफिट्स हैं। और कंपटीशन क्या है, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी जो थी हमारे पास घर पर जो अवेलेबल हो गई है, हमारी मर्ज़ी की शक्ल में हमें मिल गई है, सस्ती कीमत में मिल गई है। तो बाकी जो हमारी कंपनियां थी वो, या फिर हमारे जो बाकी दुकानदार थे वो तो वहाँ पर बैठकर सर्विसेज दे रहे थे। तो जो हमारी कन्वेंशनल वेजिटेबल शॉप्स हैं वो थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं इस चीज़ के अंदर। अब एक औरत के लिए अपने बिजनेस के साथ साथ बाहर जाकर सब्जी लेकर आना तो वाकई बहुत मुश्किल है। लिया भी आता है इंसान, लेकिन उसको कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, दो आपकी चीज़ें हैं जो वीडियो 123 के अंदर कवर की जा रही हैं और 124 के अंदर। एक है एंगल इन्वेस्टर्स और एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, और नंबर 2 पर है द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ऑन लोन एप्लीकेशन। तो ये वाला जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने मिड के अंदर एक वीमेन एम्पावरमेंट या वीमेन एंटरप्रेन्योर वाला जो टॉपिक था वो हमने बहुत डिटेल के साथ नहीं किया था। हमने उस वीडियो का जो तमाम कंटेंट है उसको कवर नहीं किया था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वही पेपर के अंदर आ रहा था। अब हो सकता है कि फाइनल के अंदर आपसे ये दोनों टॉपिक पूछे जाएँ, तो इसके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं। तो वीडियो 1, तो इन नोट्स को हम डिस्कस करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल्स के साथ। जब भी कोई नया कारोबार या सेटअप हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला यही सवाल होता है कि पैसे का इंतज़ाम कैसे किया जाए। तो आज हम देखेंगे कि इस फंडिंग की डिश को तैयार करने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और इसे ठीक एल्गोरिदम से हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब नया स्टार्टअप या कारोबार अपनी इब्तदाई फंडिंग और सरमायाकारी का हसूल एक बुनियादी कदम होता है, यानी कि ना उनका पहला मसला ये होता है कि भाई कारोबार तो शुरू करना है लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कमाना है लेकिन लगाना कहाँ से है। तो सरमायाकारी की जो पहली चीज़ होती है ना वो यही होती है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं सोर्सेज कौन से होंगे, यानी कि हमारी जो डिश बनानी है हमने नई डिश, उसके इंग्रेडिएंट कौन से होंगे। तो क्या होगा इसके अंदर कि इस डिश को तैयार करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपके पास है इनफॉर्मल सेक्टर्स, यानी आप अपनी ज़ाती बचत, अपने दोस्त अहबाब और ख़ानदान वालों से पैसे लें। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो इनफॉर्मली अपने अपने फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से। दूसरा होता है आपके पास फॉर्मल सेक्टर। अब फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर क्या आ जाते हैं, आपके कमर्शियल बैंक्स, आपके जो मालियाती इदारे हैं जैसे आपका स्टेट बैंक या SECP, जो भी हमारे पास जितने भी बैंक्स होते हैं ना उनके थ्रू आप हासिल करें। तो फॉर्मल के अंदर क्या आ जाता है कि कैपिटल रिक्वायर्ड फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूट स्ट्रिक्टली अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। नंबर 3 पर आ जाती है हमारी एंजल इन्वेस्टर्स। तो हमारी एंजल इन्वेस्टर क्या होती है स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा अहम है। ये वो रिटायर्ड या हमारे जो कामयाब कारोबारी अफराद होते हैं जिनके पास अपना पैसा होता है और वो बैंक से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपके आइडिया में पैसे लगा देते हैं। तो ये जो होते हैं ये इनफॉर्मल जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो बस ये याद रखें कि ये जो फरिश्ते होते हैं ये आपके लिए कभी कभार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसका उर्दू तर्जुमा भी देख सकते हैं। अच्छा, ये नोट्स आप मुझसे हासिल भी कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर के लिए आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, जिसे हम VCS भी कहते हैं फॉर्मली, ये हमारे पास फॉर्मल होते हैं। ये बाकायदा तौर पर फंडिंग कंपनियां हैं जो मार्केट से पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर मुख्तलिफ स्टार्टअप्स के अंदर लगाती हैं। तो ये फॉर्मल सेक्टर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और सख्ती से रेगुलेट किए जाते हैं। जैसे अब पाकिस्तान के अंदर एक अदारा है जो पाकिस्तान को कर्जा देता है या कोई भी जो नया सेटअप हो उसके लिए बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं IMF। तो वो इंटरनेशनली तौर पर ना पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, बल्कि सबको सपोर्ट करता है IMF। तो सुना होगा आपने इसका नाम। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल एक्यूस्टेशन प्रोसेस, यानी कि हमारा एक्यूस्टेशन का प्रोसेस क्या होगा, मतलब कि हमने अब ये तमाम चीज़ें तो इकट्ठी कर ली, अब हमने खाना पकाना कैसे है। तो इस रेसिपी को सही तरीके से पकाने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है इंक्यूबेशन एंड पिचिंग। तो सबसे पहले हम अपने कारोबारी आइडिया को किसी इंक्यूबेशन सेंटर के ओवन के अंदर डालकर अच्छी तरह से पुख्ता करते हैं। क्या करते हैं, हम अपने आइडिया को मिच्योर करते हैं और ये इनिशियल स्टेप होता है। इंपॉर्टेंट MCQ है कि इनिशियल स्टेप बिजनेस आइडिया मस्ट बी मिच्योर्ड एंड रिफाइंड विद इंक्यूबेशन सेंटर। तो अब क्या होता है कि हमारे जो इंक्यूबेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब आइडिया तैयार हो जाता है तो इंक्यूबेटर सेंटर्स इन्वेस्टर सबमिट करवाते हैं।
यहाँ आपने अपनी इस डिश को या फिर एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने पिच करना होता है। तो पहले आप अपनी रफली सी जो भी चीज़ें होती हैं आप इनक्यूबेशन सेंटर को बताते हैं, फिर वहाँ जाकर वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपके जो कंसेप्ट होते हैं उनको क्लियर करते हैं, चीज़ों को वाजे करते हैं, फ़ायदा नुकसान आपको दिखाते हैं। जब आप तमाम चीज़ें समझ जाते हैं और आपका आइडिया इनक्यूबेशन सेंटर को थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर जो समिट्स होते हैं ना, जैसे हमारे अब कौन से होते हैं जो एंजल जैसे इन्वेस्टर्स हैं या फिर डिफरेंट कंपनियां जो आपको पैसा देने के लिए तैयार हों, उनके साथ आप क्या करते हैं, पिच करते हैं। सिलेक्ट द राइट इन्वेस्टर मिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है कि आपने सही इन्वेस्टर को किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास जैसे दो ही ऑप्शन है ना, एंजल इन्वेस्टर और दूसरा है हमारे पास वेंचर कैपिटलिस्ट। तो अब ये समझना होगा कि कौन सा इन्वेस्टर ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। ये तो हमारी अपनी चॉइस है ना। जैसे जो हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं ये ग्रुप या अकेले काम करते हैं, इनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा सख्त होती है और ये आपके बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग के तहत आते हैं, यानी कि आप बिजनेस की प्रॉफिट उनको देंगे। और जो दूसरा हमारे पास होता है वो हमारे VCS होते हैं, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, इनके साथ जो हमारी मुआहदे होते हैं या फिर हमारी निगोसिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और तवील होती है। ये आम तौर पर कंपनी के इक्विटी स्टॉक्स लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़। अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात चाहते हैं, आप ज़्यादा कहते हैं ना एक ज़्यादा झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, तो आप एंजल इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क मिटिगेशन एंड IP प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि इस डिश को पकाते हुए हमें किन रिस्क का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब नौजवानों को बाहर से पैसा नज़र आता है तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें इन्वेस्टर की दुनिया में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। ये चीज़ अब आपसे बेहतर कौन समझ सकता है स्टूडेंट्स। कभी आपने अगर ट्रेडिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया हो तो ये चीज़ें होती हैं कि हम बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। कोई भी ऑनलाइन काम, जैसे पाकिस्तान में भी काफ़ी फ्रॉड चलते हैं, काम तो खैर नहीं, तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि भाई इतना मुनाफा, इतना लगाएंगे तो इतना मिलेगा, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। तो हमेशा होशियार रहें। बहुत से जो मासूम तालबात होते हैं जब अपना आइडिया पेश करते हैं तो कुछ जो शातिर लोग होते हैं इनका आइडिया सुनकर उसको स्टील कर लेते हैं, यानी चुरा लेते हैं, या इन्हें मामूली से पैसों के बदले खरीद कर बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए हमेशा होशियार रहें, हमेशा अपनी जो थिंकिंग है वो किसी एक्यूरेट बंदे से ही शेयर करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आप कुछ भी करना चाहते हो तो ठीक वक्त और ठीक लोग चूज़ करें जो आपको समझते हो या आपके लिए फ़ायदा मंद हो, ना कि आपके आइडिया को वो चुरा लें। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। स्क्रंचिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन कौन से होते हैं, जब भी आप किसी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ डील फाइनल करें तो आंखें बंद करके साइन ना करें। जो आपका मुआहदा है उसके जो भी शराइत हैं उनको बरीक बानी से पढ़ें। ये देखें कि आपके बिज़नेस का कितना शेयर वो मांग रहे हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनकी क्या पोजीशन है। अगर आपने इस तरह की अगर कहते हैं ना स्टार्ट के अंदर ही आपने गलती कर दी तो 1 या 2 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपके कारोबार को जिस कारोबार को आपने शुरू किया था आप तो उसके मालिक ही नहीं रहे। और बड़ी जो ऐप्स होती हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपको वहाँ से बेदखल कर देते हैं, और ये चीज़ होती है स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है और हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया हुआ है पर्सनली। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन ऑफ इक्विटी फंडिंग। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, हरफ आखिर हमारे पास क्या है कि बिज़नेस खड़ा करना सबसे अहम काम होता है, लेकिन इसकी जो इसका जो फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल साइड को देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस आपका मकसद कारोबार की वॉल्यूम को बढ़ाना और इसे मुख्तलिफ जो सिमतें हैं उसमें डाइवर्सिफाई करना होना चाहिए, ठीक है। और आखिर में हमने ये भी देख लिया कि आपने फंडिंग की शक्ल में पैसा कहाँ से लिया और आप इस हवाले से किस तरह से अलर्ट रहे, या फिर आपके जो मालिकाना हकूक़ हैं आपने किसी को भी नहीं दिए। तो यहाँ पर आपकी जो डिस्कशन थी बेसिकली स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ना आपकी, यहाँ पर आपके गेस्ट को बुलाया गया है, 2-3 गेस्ट हैं और होस्ट उनके साथ बातचीत कर रही हैं और उन्होंने यही बातचीत की है। तो ये आपके MCQ में भी आ सकती है, आपके पेपर में भी आ सकती है और आपकी जो असाइनमेंट है उनमें ये चीज़ें आती होती हैं। तो डेट्स वाई हम इसको कवर कर रहे हैं। अब वीडियो 124 के अंदर हमने क्या पढ़ा है
द इन्वेस्टर परस्पेक्टिव ऑन द लोन एप्लीकेशन। तो लोन एप्लीकेशन के बारे में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है। आपने स्टूडेंट्स अक्सर सोचा होगा या फिर आपने सुना होगा कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को लोन देने में बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे होते हैं या फिर उन्हें बहुत डिस्करेज कर रहे होते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? तो आजकल हम इस हकीकत को एक कारोबारी फंडिंग की बिरयानी के तौर पर देखेंगे। जैसे हम ऊपर भी बात कर रहे थे ना डिशेस की, तो आज कुकिंग का थोड़ा सा आया हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने इसको बनाना कैसे है, ठीक है। और हमने ये देखना है कि बैंक से लोन कैसे लेना है, या लोन लेते हैं तो बैंक किस तरह से हमें देखता है, हमने क्या गलतियाँ कर जाते हैं, या फिर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिससे हमारा जो कर्जा लेने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर हम देखें, जैसे हम बात कर रहे थे ना रियलिटी की, तो हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक लैंडिंग। तो क्या होता है कि इसकी एक हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद कई दहाइयों तक बैंक सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को ही लोन देते थे। फिर 2003 में बैंक स्टेटमेंट में बाकायदा रूल्स बने थे कि कमर्शियल बैंक्स जैसे अब हमारे एसएमई स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस छोटे और दरमियानी कारोबारों को भी लोन देंगे। तो बैंकों ने धड़ाधड़ लोन बांटे, लेकिन 2008 से 13 के दरमियान जब मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे हमारी बिजली गैस महंगा हो गया, तो इन छोटे कारोबार का बिल्कुल दिवालिया हो गया, यानी कि बिल्कुल वो फ्लॉप हो गए। जब इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा जब महंगाई हो गई, तो फिर क्या हुआ, इन छोटे कारोबार का बिल्कुल दिवालिया हो गया, तो वो लोन वापस नहीं कर पाए और बैंक जो थे अरबों के हिसाब से उनको खसारा हो गया या फिर बैड डेबिट्स बन गए। तो ये वजह है असल, जो कहते हैं ना हिस्ट्री में ये हुआ था। इसी वजह से ना हमें लगता है, या फिर ये कुछ सच भी है कि जो नौजवान होते हैं उनको ज़्यादा कर्जे नहीं दिए जाते। तो यही वजह है कि अब बैंक्स किसी भी नए बंदे को लोन देने से पहले 1000 बार सोचता है। ये कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, बल्कि उनको अपने बिजनेस का रिस्क होता है। तो ये सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, बैंक हर एक के लिए ही अपनी पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको देखता है। तो बैंक नए बंदे को लोन देने से क्यों डरता है? जैसे अब हमारे जो अनवारुल हक साहब हैं उनके मुताबिक 3 बड़ी वजूहात होती हैं। अब ये अनवारुल हक साहब कौन है स्टूडेंट? ये आपकी वीडियो के अंदर थे, बेसिकली मैंने आपकी वो पूरी कन्वर्सेशन सुनी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर लिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि बैंक ने एक यंग एंटरप्रेन्योर को लोन दे दिया कि जाओ आईटी का बिजनेस शुरू कर लो। इसने वो पैसा लिया और गांव जाकर अपनी वालिद को दे दिया कि आप इससे खेती बाड़ी कर लें। बैंक ने जिस काम के लिए जायज़ा लिया, रिस्क कैलकुलेट किया, पैसा वहाँ पर लगा ही नहीं, तो बैंक ने तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। इसी तरह मिस प्राइसिंग ऑफ द फंड, यानी कि हम जो फंड होता है उसकी मिस प्राइस कर देते हैं। वो कैसे होता है कि यंग बंदा लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इस पैसे को किसी ऐसे काम में लगा देता है जिसका रिटर्न सालों बाद आना होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो इससे क्या होता है कि इसके पास कैश खत्म हो जाता है और वो फिर से स्टक हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल चीज़ें ना, ये बिल्कुल रियलिटी है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ऐसा होता है। जो हमारे सर अनवारुल हक साहब हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो क्रेडिट सेल ट्रैप हो जाता है, यानी कि उधार से बचने वाला जाल। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइंट होता है कि यंग बंदा बैंक से लोन लेता है जिस पर रोज़ाना सूद या मार्कअप लग रहा होता है। वो इस लोन से माल बनाता है, कस्टमर को क्रेडिट के ऊपर यानी कि उधार के ऊपर बेच देता है। कस्टमर कहता है कि 3 दिन बाद पैसे दूंगा, लेकिन वो 60 दिन तक पैसे देता ही नहीं है। उधर हमारा जो बैंक है वो मार्कअप बढ़ाता जाता है। तो एंटरप्रेन्योर के पास नया माल बनाने के लिए अब कैश ही नहीं है, तो आखिरकार वो बैंक का लोन ही वापस नहीं कर पाता और वो क्या हो जाता है, वो डिफ़ॉल्टर कर जाता है, या फिर उसे क्या कहते हैं हम, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो अब ये देखें, बैंक ड्यू टू डिलीजेंस एंड फिजिकल इंस्पेक्शन। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि जब जब आप लोन की एप्लीकेशन बैंक को देते हैं तो बैंक फौरी पैसे नहीं देता, बल्कि आपकी कैपेबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड और सबसे जो अहम चीज़ें होती हैं आपका फिजिकल विजिट करता है। बैंक का बंदा जाकर देखता है कि आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वो जगह आपको ओन्ड है या रेंटेड है। अगर किराए की है तो वो आपको वहाँ फर्श में गाड़ कर भारी मशीनरी अगर लगानी है जिसे उठाना मुश्किल है, तो लोन जो होता है ना बैंक उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बैंक सोचेगा कि कल को अगर मालिक मकान ने उसे निकाल दिया
तो वो इतनी भारी मशीनरी कहाँ पर लेकर जाएगा, इसका सारा का सारा बिजनेस तबाह हो जाएगा और उसके पैसे डूब जाएंगे। और ये छोटी मोटी जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस लीगल स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि फिजिकल विजिट करने के बाद बैंक देखता है कि आपका बिजनेस चलाने का क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि मतलब कि आप बिल्कुल अकेला बंदा है जो मालिक है। अगर बिजनेस सिर्फ एक अकेला बंदा चला रहा होता है तो बैंक बहुत डरता है। बैंक सोचता है कि एक वन मैन आदमी है, अगर खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाता है या बीमार हो जाता है या मर ही जाता है तो पीछे बिजनेस कौन संभालेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होती। इसके बाद पार्टनरशिप है कि अगर कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो जो कागज़ हैं, पेपर पार्टनर्स हैं, तो लोन लेने के लिए अक्सर वो अपनी जो भी होती है ना बीवी या रिश्तेदार को पार्टनर्स बना लेते हैं। बैंक इन चीज़ों को फौरी पकड़ लेता है कि असली पार्टनर्स नहीं हैं ये सिर्फ बैंक को धोखा देने के लिए पार्टनर्स बने हुए हैं, और जो बंदा है वो अकेला ही बिजनेस का मालिक है। तो इस तरह क्या होता है कि बैंक को पता चल जाता है, ये उसके लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। बस इसका कंक्लूजन एंड पर हम देख लेते हैं कि क्या निकलता है कि जिस काम के लिए लोन लिया है पैसा सिर्फ उसी काम पर लगाओ। दूसरा कि उधार से बचो। जैसे ही तुम्हारे पास सेल्स का पैसा आए तो फौरी अपनी जेब में या दराज में रखने की बजाय फौरी बैंक के अंदर जमा कराओ। इससे आपकी जो लोन की लिमिट है उसमें भी कमी आएगी और आपके ऊपर मार्कअप भी कम लगेगा। और इसके साथ साथ रूल्स को हमेशा फॉलो करो, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करो, सच बोलो। अगर आप टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है आप मुसीबत से भी बचोगे, और वही रूल्स दरअसल आपकी बिजनेस के अंदर कामयाबी को सपोर्ट करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।